हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में मोल कंसेप्ट चैप्टर के तहत हम बताएंगे नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी में कुछ टर्म इन्वॉल्व करता है, उसके बारे में आज इस क्लास में जानकारी देंगे। नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी क्या कहता है? नॉर्मलिटी कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट घुला है, 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट घुला रहता है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट घुला रहता है तो उसको बोलते हैं नॉर्मलिटी। तो इसकी चर्चा जो है हम बाद में हम करेंगे। पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। इक्विवेलेंट वेट बताते हैं और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट और उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में जानकारी देते हैं। और नेक्स्ट क्लास में जो है नॉर्मलिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इक्विवेलेंट वेट, या आप लिख सकते हैं EQWT बिंदु, या सिंबल E होता है। तो इक्विवेलेंट वेट पहले हम बताते हैं एलिमेंट आयन कंपाउंड का। हम इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है याद दिलाने के लिए थोड़ा थोड़ा जो है करके हम इसमें बताते हैं। जैसे इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का हम कैसे निकालेंगे। एलिमेंट का तो एलिमेंट एटम से बना होता है, तो इसका एटॉमिक मास या वेट, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। अब वैलेंसी के चर्चा 4 सेपरेशन में किए हैं, वहाँ पर आप वैलेंसी देख सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट जैसे हम ले लेते हैं कैल्शियम का, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और चार्ज होता है 2+, तो वैलेंसी 2 हुआ, तो यह आपका 20 हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al, तो इसका एटॉमिक मास होता है 27 और Al पर क्या होता है? Al पर होता है 3+ होता है। ये चार्ज है, तो इसका वैलेंसी कितना हुआ? 3 हुआ, तो 9 हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो इस पर जो है एटॉमिक वेट इसका होता है 16 और बाई चार्ज होता है 2, तो वैलेंसी 2 हुआ। तो इस तरह जो है हम इक्विवेलेंट वेट हम निकाल दिए एलिमेंट का। सिमिलरली उसी तरह इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, तो आयन है तो उसका मास को बोलते हैं आयनिक मास या आयनिक वेट बाय चार्ज। इस फॉर्मूले से हम आयन का इक्विवेलेंट वेट निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको मिला इक्विवेलेंट वेट ऑफ, जैसे CO3 कार्बोनेट आयन है, इसका आयनिक वेट हम निकालते हैं। तो इसमें एटॉमिक वेट को जोड़ देते हैं। कार्बन का हुआ 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है, 48 12 60 हुआ, अब बाई चार्ज हो गया कितना? 2, तो इक्विवेलेंट वेट 30 आ रहा है इसका कार्बोनेट आयन का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन, इसका आयनिक वेट 32 और 64 96 हुआ, अब बाई चार्ज है 2, तो ये हो गया 48। तो इस तरह जो है इक्विवेलेंट वेट आयन का हम निकाल रहे हैं। इस आयन का आयनिक वेट, इस आयन में एक ही एटम है तो इसका एटॉमिक वेट हुआ 27 और चार्ज है 3, 9 हो गया। तो इस तरह देख रहे हैं विद्यार्थियों कि आयन का इक्विवेलेंट वेट हम जो है इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल लेते हैं। आयनिक वेट 16/2, ये हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पर जो है कंपाउंड का हम निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड में का इक्विवेलेंट वेट, कंपाउंड होता है एसिड भी हो सकता है, बेस या सॉल्ट।
अब इसका कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट, तो इसे जो एसिड बेस सॉल्ट दिया इसका मोलिकुलर मास होगा, मोलिकुलर मास या वेट बाय टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई भी कंपाउंड लिखते हैं तो अगर चार्ज सेपरेशन करते हैं तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण वो कंपाउंड न्यूट्रल होता है। जैसे हम लेते हैं, मान लेके हम देखते हैं कि जैसे NaOH है, ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर जो है यहाँ प्लस होगा, इस पर क्या होगा, माइनस होगा। जितना प्लस है उतना ही माइनस है, इसलिए कंपाउंड क्या हुआ है, न्यूट्रल हुआ, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मोलिकुलर वेट इसका लिखेंगे, और चार्ज कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, ताकि इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकल जाता है। और मैं दे सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, तो कोई भी कंपाउंड लेंगे तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव आयन होगा और नेगेटिव आयन होगा, उसका इक्विवेलेंट वेट लेकर जोड़ देते हैं तो मोलिकुलर वेट, इक्विवेलेंट वेट कंपाउंड का निकल जाता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ पॉजिटिव आयन और जोड़ इक्विवेलेंट वेट ऑफ नेगेटिव आयन। तो यहाँ से जो है आप जो है इक्विवेलेंट वेट आप पॉजिटिव आयन का नेगेटिव आयन का निकाल कर आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो इक्विवेलेंट वेट कंपाउंड का निकल जाएगा। आयन का हम बताएं, यहाँ पर आयन का इक्विवेलेंट वेट बता है, यही चीज़ इसमें लागू कर देंगे तो कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकल जाता है। आइए देखा जाए इसका। जैसे इक्विवेलेंट वेट H2SO4, इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का क्या होगा, तो H2SO4 का चार्ज सेपरेशन कर लिया जाता है। तो H2SO4 का चार्ज सेपरेशन कीजिएगा तो उससे आपको पता ये चलेगा, H2SO4 ये होता है Ba, अगर X है तो X प्लस, Y है तो Y माइनस, ये सब बताए हैं आपको चार्ज सेपरेशन में, वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ SO4 अगर A है तो X1 है तो यहाँ प्लस, और ये Y है तो ये हो गया 2 माइनस। तो इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो क्या मिलेगा, 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ पॉजिटिव, आप यहाँ पर देखिए +2 कितना हुआ पॉजिटिव चार्ज, 1 हाइड्रोजन पर प्लस है तो 2 हाइड्रोजन पर 2 प्लस हुआ, यहाँ पर SO पर 2 माइनस, तो 2 प्लस या 2 माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना है, 2। तो इस तरह फर्स्ट से हम निकालते हैं। इसका मोलिकुलर मास होता है 98, ये 64 हुआ, 64 अब 96 2 98, 98 अब बट्टा 2 हम कर देते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आपका 49 आ जाता है H2SO4 का। अगर ऐसे हम चलते हैं तभी चार्ज सेपरेशन करना पड़ेगा। तो इसमें पॉजिटिव आयन कौन सा हुआ, H प्लस, और नेगेटिव आयन SO4 2 माइनस। इस तरह और में भी हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट, और में इक्विवेलेंट वेट ऑफ पॉजिटिव आयन और जोड़ इक्विवेलेंट वेट ऑफ नेगेटिव आयन। अब यहाँ से क्या हुआ, इसका आयनिक वेट 1 होगा, चार्ज 1 है, प्लस इसका हो गया 96 और चार्ज है 2। यहाँ से इसे लागू कर सकते हैं, सल्फेट का 96/2, तो ये हो गया 1 प्लस 48, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 49 होगा। सेकेंड हम ले लेते हैं इक्विवेलेंट वेट बेस ले लेते हैं NaOH। तो इसका जो है मोलिकुलर मास होता है 23, 16 1 जोड़ते हैं तो 40 आता है, और इसका चार्ज सेपरेशन करते हैं तो 1 आएगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 40 होगा NaOH का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, तो इसका हम चार्ज सेपरेशन करते हैं सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, 1 है, CO3 1 है तो X 1 है तो प्लस हुआ, Y 2 है तो 2 माइनस हुआ, तो इसका मानेगा 2Na प्लस और CO3 2 माइनस। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन का इक्विवेलेंट वेट लेकर ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ पॉजिटिव आयन जोड़ इक्विवेलेंट वेट ऑफ नेगेटिव आयन।
तो इस तरह सोडियम का आयनिक वेट 23 हुआ बाई 1, ये हो गया 48 12 60, 60 बाई 2, तो 23 प्लस ये हो गया आपका 53 इक्विवेलेंट वेट। इस तरह जो है एसिड बेस सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट हम निकालते हैं। अब आइए ग्राम इक्विवेलेंट की हम चर्चा करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? ग्राम बिंदु इक्यू बिंदु, ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए ये कहता है कि अगर इक्विवेलेंट वेट को, अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस में क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो, आयन हो या कंपाउंड हो। अगर किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट को अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट को हम किस में लिखें? ग्राम में। मीन्स है कि अगर NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 40 है, तो हमको ग्राम में लिखना है, यानी 40 ग्राम, तो उसको बोलते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। व्हेन इक्विवेलेंट वेट इज रिटेन in gram is called 1 gram equivalent। 1 ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे आइए इसको देखा जाए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट आता है 40। ये नंबर है, इक्विवेलेंट वेट नंबर है, क्योंकि इसमें जो है एटॉमिक वेट को जोड़कर 4 से हम भाग देते हैं। तो यहाँ जो है इक्विवेलेंट वेट नंबर है। अगर इसको हम ग्राम में लिख देते हैं, यानी 40 ग्राम, दोनों में काफ़ी अंतर है। ये नंबर है 40, ये हमने वजन हो गया, वेट हुआ 40 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में लिख दिया। अब इसको इक्विवेलेंट वेट नहीं बोलते हैं, इसको बोलेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ये हुआ 40 ग्राम होता है। अगर हम लिखते हैं 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH डबल हो जाएगा, तो ये हो गया 80 ग्राम हो गया। अब कैसे आया, जैसे इसे निकाला जाए। अगर कहता है कि ½ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ½ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो अब यहाँ देखिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ½ इंटू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH कितना होता है? यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये कितना है? 40 ग्राम है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना होगा? ½ इंटू इसके जगह पर 40 ग्राम, तो ये कितना हुआ? 20 ग्राम हुआ। अगर कोई पूछता है कि 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना होगा, तो हम कैसे निकालते हैं? 1/10 इंटू आई कितना हुआ? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ देखें 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH कितना हुआ? 40 ग्राम। हम निकाल सकते हैं, ये 4 ग्राम हुआ। तो 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH कितना हुआ? 4 ग्राम हुआ। अब इस पर जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला है, नोट कराते हैं। इस पर न्यूमेरिकल कुछ हम बताएंगे। जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में GEQ लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला हुआ आपका। ये जो दिया गया है, ये आपका जो है वेट को ग्राम लेंगे, वेट इन ग्राम,
गिवन, ये गिवन है, दिया रहेगा। अब बाई इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। अब बताइए ग्राम ग्राम, अगर ये ग्राम ग्राम कट जाएगा तो क्या बचेगा, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर आएगा, न संख्या, क्योंकि ग्राम ग्राम कट गया तो जो भी आएगा क्या होगा, वो संख्या होगा, उसमें कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस होगा। सिमिलरली नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, शॉर्ट फॉर्म में MEQ लिखते हैं। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला होगा, इसी में जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है W/E इंटू क्या हुआ 1000 हो गया। तो ये नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट का फार्मूला होगा। फॉर कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन किसको बोलते हैं, कंप्लीट रिएक्शन बोलते हैं कि जिसमें क्या कहता है, द रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स टोटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यानी टोटल के टोटल रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट कर जाता है, प्रोडक्ट में, यानी रिएक्टेंट कोई नहीं बचा रह जाता है। उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं कंप्लीट रिएक्शन। अगर वो जो है रिएक्टेंट अगर एसिड बेस होता है और टोटल के टोटल एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बना लेता है, यानी प्रोडक्ट में चेंज कर जाता है, तो उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं कंप्लीट रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो या इसको हम लिख सकते हैं, अगर एसिड और बेस के बीच में होता है, अगर कंप्लीट रिएक्शन होगा एसिड और बेस के बीच, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड और बेस के। जैसे मान लें कि HCl एसिड ले लिए, ये जलीय घोल होता है, और NaOH लेते हैं बेस, ये क्या हुआ आपका बेस हुआ। इसको हटाते हैं, हम पहले लिखते हैं एसिड एंड बेस। अगर एसिड बेस के बीच में कंप्लीट रिएक्शन होता है तो उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आखिर किसके बीच होता है, हम तो यहाँ पर एसिड और बेस ले लेते हैं, तो हकीकत में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड के H+ आयन और बेस के OH- आयन के बीच होता है, और उसमें जो है अनडिसोसिएटेड H2O मॉलिक्यूल बनता है। आइए देखा जाए, हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं एसिड और बेस के बीच। HCl ले लिए, ये एसिड है जलीय घोल, NaOH ये ले एक्वा सोल्यूशन, तो ये क्या प्रोडक्ट देगा, देखिए इसको 4 सेपरेशन करते हैं तो इसे प्लस होगा, इस पर माइनस होगा। OH और Na 1 XY 1 है तो प्लस, इस पर माइनस। चलिए, तो ये प्रोडक्ट जो मिलता है NaCl, ये तो जलीय घोल होगा, ये भी एक्वस, और ये बनाता है H2O बनता है। यहाँ लिखते हैं अनडिसोसिएटेड, ये ब्रेक नहीं करता, टूटता नहीं। न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो वाटर जो बनता है तो ये डिसोसिएट नहीं करता, यानी आयन में ये नहीं टूटता है। देखिए इसमें न्यूट्रलाइजेशन हकीकत में किसके किसके बीच होता है। इसको 4 सेपरेशन करते हैं तो प्लस होगा माइनस होगा, चलिए वो तो ये तो टूटा रहेगा। आयन्स में ये होगा H+ और Cl- सब एक्वस होगा, और Na+ और OH-। जल्दी खोलो, ये रिएक्टेंट का हुआ, प्रोडक्ट का ये तो ब्रेक करेगा, ये आयन में होगा Na+ एक्वस और Cl- एक्वस। हम जो प्रोडक्ट लिखते हैं तो इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, जब भी मान लें का 4 सेपरेशन करते हैं तो एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, H+ OH- H2O बना, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव NaCl बना। अब देखिए अब प्लस वो है H2O जो बना है वो अनडिसोसिएटेड।
अब यहाँ देखा Cl माइनस, ये Cl माइनस कट जाता है, NaOH कट जाएगा, तो ये बचेगा का लेफ्ट साइड में H प्लस और OH माइनस, और यही रिएक्शन करता है, क्या बनता है, H2O अनडिसोसिएटेड बनता है। तो अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके बीच होगा, हकीकत में होता है एसिड के H प्लस आयन और बेस के OH माइनस आयन के बीच, और ये न्यूट्रलाइज कर देता है। देखिए अगर यहाँ पर जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अगर डिफाइन करते हैं, तो एसिड का H प्लस आयन और बेस का OH माइनस आयन, ये कम्प्लीटली क्या करता है, रिएक्शन करके H2O बनता है जो अनडिसोसिएटेड होता है। ना इसमें H प्लस आयन बचे ना OH माइनस आयन बचे, यानी पूरे के पूरे जो वाटर में चेंज कर देता है। तो इस तरह के सोल्यूशन को बोलेंगे न्यूट्रल सोल्यूशन, और रिएक्शन हुआ न्यूट्रलाइजेशन हुआ। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे को बोलेंगे, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स बिटवीन H प्लस आयन्स फ्रॉम एसिड and OH minus ions from base to form undissociated H2O molecule, अनडिसोसिएटेड H2O molecule। तो ये न्यूट्रलाइजेशन हुआ। अब यहाँ पर देखिए इसमें जितना H प्लस आयन होगा एसिड का, उतना ही OH माइनस आयन होगा, तभी न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि एक H प्लस के लिए एक OH माइनस चाहिए H2O बनने के लिए। अगर मान लें कि 100 H प्लस आयन है तो 100 OH माइनस आयन होना चाहिए, तभी ये न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि एक के लिए एक चाहिए। तो हम कितना अमाउंट लेंगे एसिड का और बेस का कि उसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन की संख्या क्या हो, बराबर हो, सेम हो। तो इसमें जो है देखिए यहाँ हम न्यूट्रलाइजेशन का डिफिनीशन हम लिख देते हैं। देखिए न्यूट्रलाइजेशन हकीकत में किसके किसके बीच होगा, न्यूट्रलाइजेशन अकर्स बिटवीन H प्लस आयन्स फ्रॉम एसिड एंड OH माइनस आयन्स फ्रॉम बेस, इसी के बीच में न्यूट्रलाइजेशन होगा टू फॉर्म अनडिसोसिएटेड H2O molecule। अब यहाँ कहता है कि H प्लस और एसिड का OH ये जो है OH माइनस आयन बेस का, ये दोनों के बीच न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद से जो है H2O मोलेक्यूल बनता है। ये न्यूट्रलाइजेशन हुआ H प्लस OH माइनस आयन के बीच। अगर देखिए अगर H प्लस आयन अगर कुछ बच जाता है तो वो सोल्यूशन क्या हुआ, H प्लस आयन बच गया, OH क्या होगा, ख़त्म हो गया। लेकिन बचा H प्लस आयन, तो सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक हो जाएगा। अगर OH माइनस आयन कुछ बच जाता है तो वो सोल्यूशन बेसिक होगा। यहाँ कहता है न्यूट्रलाइजेशन, यानी ना H प्लस आयन बचे ना OH माइनस आयन बचे, दोनों एक के लिए एक, जितना H प्लस आयन होगा उतने ही OH माइनस आयन हो, तभी ये न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। दोनों में से अगर कोई एक बच जाता है तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन नहीं होगा, या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो अब बताइए एसिड और हम जो बेस लिए हैं, तो हम कितना एसिड लेंगे और कितना बेस लेंगे कि दोनों में क्या हो, सेम नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन आपको मिले। तो यहाँ पर देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी एसिड एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी, कोई भी बेस हो, एनी बेस कंटेन same number of H plus and OH minus ions respectively। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई भी एसिड ले लेंगे तो उसमें H प्लस आयन की संख्या उतनी ही होगी। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस ले लेंगे तो उसमें OH माइनस आयन की संख्या क्या होगा, दोनों में क्या होगा, सेम आएगा।
इसमें H प्लस आयन की संख्या, इसमें OH माइनस आयन की, दोनों में क्या होगा, सेम होगा। हम इसको बता देते हैं कि कैसे मान लें कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई भी एसिड ले लेंगे उसमें H प्लस आयन कितना होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम बेस लेते हैं तो उसमें कितना OH माइनस आयन होगा, आप खुद यहाँ देखिए, हम निकालते हैं उसमें H प्लस और OH माइनस आयन की संख्या क्या होगा, सेम होगा। जैसे आइए मोल कॉन्सेप्ट के आधार पर हम निकालते हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही रहे हैं। हम कोई भी एसिड ले लेते हैं, अगर हम H2SO4 ले लेते हैं तो ये 1 मोल H2SO4, तो ये कहता है मोलिकुलर वेट को किस में लिखें, ग्राम में लिखते हैं। तो मोलिकुलर वेट होता है 98 ग्राम H2SO4। इसमें कितना मोलिकुल्स होगा, n मोलिकुल्स होगा, एवोगाड्रो नंबर n है, n मोलिकुल्स ऑफ H2SO4। अच्छा बताइए, H2SO4 का अगर 4 सेपरेशन करते हैं तो एक मोलिकुल अगर कितना H प्लस आयन देता है, 2 H प्लस आयन देता है। अगर 4 सेपरेशन अगर करते हैं तो मिलेगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यानी एक मोलिकुल जो है, एक मोलिकुल लेंगे तो 2 गो H प्लस आयन देता है। तो n मोलिकुल में कितना H प्लस आयन हो गया, 2NH प्लस आयन। अगर 1 मोल H2SO4 ले लेंगे, 98 ग्राम ले लेंगे, तो इसमें कितना होगा, 2NHSO4 होता है। अब आइए 1 मोल अगर कोई भी बेस ले लें, 1 मोल NaOH, तो इसका मोलिकुलर वेट 40 होता है, 40 ग्राम हुआ। इसमें कितना मोलिकुल्स होगा, n मोलिकुल्स होगा, n मोलिकुल्स ऑफ NaOH। अब बताइए इसका अगर 4 सेपरेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, Na प्लस OH माइनस, यानी एक मोलिकुल से एक OH माइनस आयंस मिलेगा। अगर इसको भी हम दिखा देते हैं तो क्या मिलेगा, ये होगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, अगर 4 सेपरेशन करते हैं तो एक मोलिकुल से 2 H प्लस आयन। यहाँ एक मोलिकुल से कितना NaOH से मिलेगा, एक OH माइनस आयन मिलेगा। तो एक मोलिकुल से एक OH माइनस आयन, तो n मोलिकुल से कितना होगा, उतना ही मिलेगा। 1 से 1, 2 से 2 मिलेगा, 3 से 3 मिलेगा OH माइनस आयन। n मोलिकुल्स होगा तो ये मिलेगा NOH माइनस आयन, NOH माइनस आयन, ये हो गया 2NH प्लस आयन। अब देखिए हमको क्या कहता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर एसिड लेते हैं तो देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 ये कितना आएगा, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 कहता है कि इक्विवेलेंट वेट को हम किस में लिखें, ग्राम में। इसका इक्विवेलेंट वेट आता है 49। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 क्या हुआ, 49 ग्राम हुआ। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, इसके पहले हम बताएं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH कितना हो गया, 40 ग्राम हुआ। देखिए तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हम H2SO4 ले लें, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH ले लें, दोनों में H प्लस OH माइनस आयन की संख्या सेम होगा। कैसे, अब आइए देखा जाए। 98 ग्राम में कितना H प्लस आयन से, 2NH प्लस आयन से, तो 49 ग्राम में कितना होगा, आधा उसका होगा NH प्लस आयंस। ये देखिए 40 ग्राम में कितना OH माइनस आयंस है, NOH माइनस आयंस। अब देखिए दोनों में सेम है, n का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इतना वैल्यू। तो दोनों में क्या हुआ, तो यहाँ देखिए दोनों सेम आ गया। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई भी एसिड ले ले, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस ले ले, उसमें जो है H प्लस और OH माइनस आयन की संख्या क्या होगा, सेम होगा। विद्यार्थियों अब ये जो है, चूँकि कंप्लीट रिएक्शन में हाँ एक फार्मूला आता है उसको देने के लिए, लेकिन इसमें टर्म न्यूट्रलाइजेशन आ गया तो इसके बारे में कुछ हम एक्सप्लेन कर दिए। इसके बारे में जो है 12 में भी हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना, 20-30 रूप में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इस पर जो है हम कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं और इसका जो है फॉर्मूला हम देते हैं कि अगर रिएक्शन कंप्लीट है, अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसमें क्या क्या बराबर हो सकती है, इसके बारे में जानकारी हम देते हैं। फॉर कंप्लीट रिएक्शन द नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल सब्सटेंस आर इक्वल। देखिए अगर रिएक्शन कंप्लीट होता है तो जितना सब्सटेंस होगा सबका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है, बराबर आता है। सब्सटेंस मीन्स हो गया, अगर रिएक्शन है तो स्वाभाविक होगा उसमें रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट्स होगा, तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट जो भी दिया रहेगा सबका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, बराबर होता है। मान लिया कि एक रिएक्शन लेते हैं जो कंप्लीट है, जैसे 2A + 3B या 4C, ये रिएक्टेंट्स हैं, A और B रिएक्टेंट्स है, ये मोल को रिप्रेजेंट करता है। A 2 मोल है, B 3 मोल्स है। यह प्रोडक्ट है, C प्रोडक्ट है, ये जो है नंबर ऑफ मोल्स है, 4 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। अगर ये रिएक्शन अगर कंप्लीट है तो हम लिख सकते हैं ये जो है सब्सटेंस 3 हुआ, रिएक्टेंट्स में 2 और प्रोडक्ट में 1 है, A B C ये सब्सटेंस है, सबका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आता है। तो हम लागू कर सकते हैं, फॉर्मूला है, अगर कंप्लीट रिएक्शन है तो सबका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन कहता है, अगर उसमें से 2 वैल्यू मालूम हो, 3 वैल्यू मालूम हो, तो हम जो है ना चौथा वैल्यू हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है, अगर रिएक्शन कंप्लीट है तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B। ये इक्वल होगा, ये है सब्सटेंस C है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C। सबका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्वल होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। A है तो A दे दिया, ये हो गया वेट ऑफ B बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, ये बराबर होगा वेट ऑफ C बाई इक्विवेलेंट ऑफ C। आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अगर वेट दिया है, अगर मान लें कि 2 में कंपेयर करना है, तो ये तो मान लें सब्सटेंस अगर मालूम है, A और B मालूम है, इक्विवेलेंट वेट इस वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरे का अगर एक का वैल्यू अगर दिया रहता है तो दूसरे का हम वैल्यू हम निकाल सकते हैं वो कितना था। या हम लिख सकते हैं, और में हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट भी क्या होगा, बराबर होता है, क्योंकि इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली इक्विवेलेंट होगा। तो मिली इक्विवेलेंट भी प्रत्येक सब्सटेंस क्या होगा का इक्वल होता है। जो भी सब्सटेंस होगा सबका मिली इक्विवेलेंट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको मिली इक्विवेलेंट ऑफ A बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ B, ये होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ C। दोनों एक ही चीज़ है, केवल इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ A क्या होगा, वेट ऑफ A बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ A इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। वेट ऑफ B बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ B इंटू 1000 होगा, ये इक्वल होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ C, तो वेट ऑफ C बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ C इंटू 1000 कॉमन लेकर इसे काट देंगे तो फिर तो वही चीज़ आएगा। तो अगर कंप्लीट रिएक्शन है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट सब सब्सटेंस का क्या होता है, इक्वल होता है। अगर इस तरह का न्यूमेरिकल इस पर आता है तो उसको भी बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों, इस पर कुछ न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला है उस पर हम जो है एक न्यूमेरिकल आपके कंसेप्ट के क्लियर हो। थ्योरी अपनी जगह पर है, जब तक न्यूमेरिकल 1-2 कुछ नहीं बनाइएगा तो थ्योरी क्लियर नहीं होती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो जो टर्म इसमें आया है उस पर कुछ जो है न्यूमेरिकल्स हम आपको देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है फाइंड द मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इन 2.45 ग्राम। मिली इक्विवेलेंट यहाँ पूछ रहा है, तो ये जो है इसमें फॉर्मूला है, आंसर जो फर्स्ट बनाते हैं। मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मिली इक्विवेलेंट वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000।
ये फार्मूला होता है। अब इसी में हमको मान क्या दिया है और क्या निकालना है। तो ये आपको मिली इक्विवेलेंट निकालना है, मिली इक्विवेलेंट निकालना है। ये H2SO4 का वेट दिया है, वेट दिया है, वेट H2SO4 को का इसमें दिया है 2.45 ग्राम। हमको इक्विवेलेंट वेट अगर निकल जाता है, इक्विवेलेंट वेट दिया है, इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का निकल जाता है तो हमारा मिली इक्विवेलेंट H2SO4 का निकल जाएगा। तब यहाँ जो है H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट आता है 49 मोलिकुलर वेट बाई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इसमें 2 आता है तो इसका निकाले हैं। यहाँ पर जो है 98 आता है और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 49 हुआ। तो इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का 49 आता है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसलिए मिली इक्विवेलेंट निकालते हैं यहाँ से। तो वेट ऑफ H2SO4, तो वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, तो वेट को ग्राम में, इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में रखेंगे तो ग्राम कट जाएगा तो केवल वैल्यू हम रख देते हैं। W का वैल्यू हो गया 2.45 ग्राम, हटा देते हैं। ये इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में लिखते हैं, यानी 49 ग्राम, ग्राम दोनों में कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है 49 ग्राम कट गया, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, सॉल्व करते हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 2450 अब बाई 49। इसको डिवाइड करते हैं 7 से, 49 21 7 21, यहाँ बता 3 7 5 6 35, ये 350 हुआ। फिर जो है हम काट सकते हैं इसको, जो है 7 5 35, 5 और 0, तो कितना आंसर हो गया 50। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कितना आ गया 50। अगर मान लें कि जो है 2.45 ग्राम H2SO4 ले लेंगे तो उसमें मिली इक्विवेलेंट की संख्या कितना आएगा 50 आ जाएगा। सेकेंड देखिए कहता है फाइंड द वेट ऑफ NaOH। तो वेट निकालना है NaOH का, ये आंसर है दूसरा हम बना रहे हैं। NaOH का वेट दिया है इसमें 50, ये निकालना है, सॉरी ये निकालना है, NaOH का वेट निकालना है। और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट NaOH का दिया है, मिली इक्विवेलेंट ये दिया है इसमें 50। तो मिली इक्विवेलेंट का यहाँ फार्मूला है, मिली इक्विवेलेंट होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000। इक्विवेलेंट वेट अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट कितना दिया है 50, और वेट निकालना है। और इक्विवेलेंट वेट NaOH का होता है, यहाँ पर इक्विवेलेंट NaOH का कितना होगा 40 होता है, तो यह 40 रख दिया इंटू 1000। अब जो है W निकालना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 इंटू 40, अब बराबर हो गया W इंटू 1000। 2 0 इधर से कट जाएगा तो 1 0 बचेगा 1 0 0, वो 2 0 कट गया इससे। तब यहाँ W बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 है, 5 चौका 20, अब बाई 10 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो गया 2। तो वेट कितना आ गया 2 ग्राम, NaOH का वेट 2 ग्राम। अगर 2 ग्राम NaOH ले लेंगे तो इसमें मिली इक्विवेलेंट की संख्या कितना होगा 50 होगा। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। आप जो है इस वीडियो को फेसबुक पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।